हेलो, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका समग्र आईएएस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हमने उत्तराखंड पीसीएस को जो उसका एग्ज़ाम 29 जून निर्धारित किया हुआ समय है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने यूट्यूब के माध्यम से कुछ कंटेंट आप तक पहुंचाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो उसके संबंध में हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे डे बाय डे या फिर अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना रिस्पॉन्ड दीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक होगा वह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो उसको आप कैसे भी आपका जो भी फीडबैक होगा, हम उसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हम और क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे संस्थान में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो भी ये अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन है उसके संबंध में बैचेज स्टार्ट होने वाला है दोनों लैंग्वेज में, दैट मीन्स बोथ मीडियम एंड बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो प्लीज़, तो आज उस कड़ी में जो हमने बात किया है उसमें आपके सामने पॉलिटी के लेक्चर को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उसको भी मैं स्ट्रेटजी के रूप में बताऊंगा। साथ ही साथ जब हम क्लास के अंदर में कुछ भी कंटेंट डिस्कस करेंगे तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, हमने उसमें पीवाईक्यूज़ को भी शामिल किया हुआ है, हमने उसमें स्टैटिक भी शामिल किया हुआ है और जो करंट में सीनियर चल रहा होगा हमने उसको भी इसमें डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप पेशेंसली होकर के इन क्लासेस को देखिएगा, आपका जो रिजल्ट है वो आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारे पास जो टॉपिक है आज वह है पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी या फिर हमें बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई बार बार पॉलिटी हम बात कर रहे हैं और एक शब्द होता है आपके पास राज व्यवस्था। ये है क्या? ठीक है, तो पॉलिटी का मतलब होता है पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब नीतियां बनाना। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है राज व्यवस्था, तो ये होगा राज्य प्लस व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। जैसे बोलते हैं ना कि आज बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, तो हम उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। तो इसका मतलब क्या हो कि राज्य की व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो मेंटेन करने के लिए हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो जब पॉलिसी बनाई जाएगी तो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारे पास कुछ लॉ भी तो होना चाहिए ना, कुछ रेगुलेशन भी तो होना चाहिए ना, रूल एंड रेगुलेशन, और कुछ लॉ भी होना चाहिए जो हमको मोटिवेट करे कि आप इस तरह से पॉलिसी बनाएं ताकि व्यवस्था मेंटेन हो। तो उस लॉ को या उस रूल एंड रेगुलेशन को जो हमको बताएगा, तो उस रूल एंड रेगुलेशन को हमने क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको बोला है हमने भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कि किसी भी देश का एक ऐसा मौलिक कानून या एक ऐसा मौलिक गैजेट्स, एक ऐसा आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर वहाँ की नीतियाँ और वहाँ की सरकारें उस पर टिकी हों। सिंपल ना, ज़्यादा उसमें हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल अपने एग्जाम को टू द पॉइंट और टू द क्रिप्स लेके चलेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप ना बड़े आसानी से बता देंगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कि किसी भी राष्ट्र का एक ऐसा लीगल कानून, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स जिस पर वहाँ की सरकारें और वहाँ की व्यवस्थाएं टिकी हों, बस खत्म। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का जो संविधान है वो कैसे बनेगा, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इसमें डिटेल भी अभी बताना चाहूँगा कि जब हम कभी भी बात करेंगे ना, आगे जब लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा तो उसमें हम पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, ठीक है, और आपका प्रेम्बल, तो इन सब की भी बातें करेंगे। तो उसको एक बार पता कर लेना कि ये है क्या। ये कुछ नहीं है यार, ये आपके पास एक बुक है। ठीक है, तो जब आप बुक खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स लिखा रहता है ना, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान देना, यहाँ पर संविधान है। तो जब आप इंडेक्स ओपन करते हैं तो इस इंडेक्स के अंदर में क्या रहता है? आपके पास यूनिट रहती है ना, यूनिट, और फिर क्या रहता है? चैप्टर रहते हैं, और तीसरा इसमें क्या रहता है? मिसलेनियस, अतिरिक्त।
ठीक है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंडेक्स देखें तो वो इंडेक्स आपका प्रेम्बल है, ठीक है, कि वो बताएगा आपको प्रस्तावना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिमिलर इंडेक्स में भी तो ये होता है ना। और जो इसके अंदर में पार्ट रहते हैं, भाग, वो हमारे क्या हैं, यूनिट्स हैं। और उसके जब हम आगे यूनिट के अंदर चैप्टर खोलते हैं तो पार्ट्स के अंदर में आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल वो चैप्टर होंगे। और थर्ड, अगर हम यहाँ से मिसलेनियस देखें तो हमारे पास शेड्यूल होता है जिसको हम अनुसूचियाँ बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि क्या आपके पास आर्टिकल है, क्या आपके पास अनुसूचियाँ हैं, और क्या आपके पास भाग हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको इजीली समझ में आया होगा। चले अब यहाँ से हम सीधा सीधा अपना टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया क्या होता है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या आर्टिकल है, क्या शेड्यूल हैं, क्या आपके पार्ट हैं, क्या प्रेम्बल है, वो भी बताने की कोशिश की है। आई होप आपने वो रिलेट किया होगा अपनी नोटबुक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1934 की बात हो रही है। तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ बॉडी तो बैठेगी ना, जो उस अलग अलग बिंदुओं पे बात करें। तो जब हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं तो उस बॉडी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, ठीक है। तो 1934 में जो ये संविधान सभा का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले किस आदमी ने दिया, एम.एन. रॉय। ध्यान रखना कि यार आप संविधान बनाने की बात जो कर रहे हो ना बार बार, तो आप एक बॉडी तो बनाओ पहले, तो जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के आदमी आएंगे, अलग अलग विचारधारा के आदमी आएंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव पर अपना ज्ञान देने के लिए आदमी आएंगे, तो उस बॉडी को हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना, कब, 1934। दूसरी बात, फिर हमने ये विचार लिया है, ठीक है। फिर आता है हम 1940 में। तो 1940 में आता है आपके पास अगस्त ऑफर, ब्रिटिश ने मांगे स्वीकार की। अब देखो यहाँ पर क्या था, लेकिन भारत ने रिजेक्ट कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना, जब हम आपका फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई जो अगस्त ऑफर आया था वो भारत के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात तो कर रहा था, लेकिन उसने एक शर्त रख दी थी कि आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भारत की जो भी तत्कालीन नेता थे, ठीक है, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को मना किया, ठीक है। आगे लिख रहा हूँ 1942 क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ने क्या बोला कि यार अगर मैं संविधान बनाने की बात करूँ ना, तो मैं केवल और केवल एक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता हूँ, मैं डबल थ्योरी नहीं लेके आऊँगा। डबल थ्योरी का मतलब इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों का मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ नहीं बना सकता। अगर मुझको आपको प्रोविजन देना है तो मैं एक ही राष्ट्र के लिए प्रोविजन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग अड़ गया। मुस्लिम लीग ने बोला नहीं, हमें तो अपना सेपरेट पाकिस्तान के लिए भी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन चाहिएगा। तो क्रिप्स मिशन यहाँ पर आकर के फेल हो जाता है, तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं 1946। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, क्योंकि 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वहाँ पर ब्रिटिश की हालत हो गई थी खराब, ठीक है, और वह है देश से भागना चाह रहा था, मतलब बस कैसे ना कैसे करके इनको 70 सौंप दो और हम निकलो। तो कैबिनेट मिशन तो चाह ही रहा था ना, ये ब्रिटिश तो चाह ही रहे थे कि यार जैसे भी कैसे यहाँ से निकलने की कोशिश करो, वो 2 राष्ट्र बने या 3 राष्ट्र बने, ठीक है। तो 1946 में एक उन्होंने मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो कौन सी प्रपोजल या कौन सी कमेटी के आधार पर होता है। तो आप बोलेंगे कि भाई कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, ठीक है। तो जब संविधान सभा के अंदर में बात हो रही है, तो संविधान सभा में जब बात हुई कि टोटल मेंबर कितने होंगे तब, तो टोटल मेंबर हुए 389। इस 389 में से 296 तो इलेक्टेड थे और 93 आपके नॉमिनेटेड थे, ठीक है। अब ये इलेक्टेड मेंबर कहाँ से थे, ये इलेक्टेड मेंबर थे ब्रिटिश प्रदेशों से, ब्रिटिश प्रांतों से, मतलब जो प्रांत ब्रिटिश के अधीन रहे हैं, ठीक है, भारत के, ठीक है। और ये 93 जो सदस्य थे ये कहाँ से थे, ये नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड का मतलब होता है जो रियासतें थी, ठीक है। रियासतों ने बोला कि यार हम ना चुनाव लड़ेंगे, हम राजा महाराजा हैं, हम चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच जाके, हम जनता के नौकर हैं कि जनता के मालिक हैं।
तो इनको बोला कि यार चलो ठीक है, आपका भी प्रतिनिधित्व लेंगे, लेकिन आपको ना हम नॉमिनेटेड फॉर्मेट में रख देते हैं। लेकिन जो जनता है जहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रही है, ब्रिटिश प्रोविनेंस एरिया है, वहाँ पर हम इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, जिसकी वजह से आपका संविधान सभा का निर्माण कराया गया। ठीक है, चले अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 389 मेंबर हैं, जिसमें से हमने 296 इलेक्टेड देखे और 93 हमने इसमें से नॉमिनेटेड देखे। ध्यान रखना कि इस टोटल में, जस्ट वेट, इस टोटल में 389 में इसने बोला कि एक सीट पर कितनी जनसंख्या पार्टिसिपेट करेगी, 10 लाख। ये फैक्ट याद रखना, मतलब एक मेंबर चुनने के लिए 10 लाख की जनसंख्या वोट करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो तब कितनी जनसंख्या होगी, 38.9। ठीक है, यही है ना। तो 296 जो मेंबर थे जो हमने इलेक्टेड देखे, जो जिस पे चुनाव कराया गया, उसमें से जब चुनाव हुआ 208 मेंबर तो आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 73 मेंबर आए मुस्लिम लीग के और 15 आए अदर्स। ठीक है, तो यहां पर जो सीटों का बंटवारा था वो मुस्लिम, सिख और जनरल के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, आपको पता होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर 1909 में एक रिफॉर्म आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ब्रिटिश ने क्या किया कि जो मुस्लिम था, मुस्लिम को अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, तो उसके रिस्पेक्ट में उनका चुनाव था वो बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट हो गया। दूसरा 1919 में फिर बंटवारा हुआ तो सिखों को अलग दे दिया गया और जो बच गए उसको हमने जनरल में काउंट किया। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजीज। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो आपकी संविधान सभा है उसका चुनाव सीधे प्रत्यक्ष जनता से नहीं हुआ है। भाई सीधी बात बोल रहा है ना ये, क्योंकि 10 लाख वोटिंग की बात कर रहा हो और आपको पता है कि जो वोटिंग राइट्स था तब वो कुछ ही चुनिंदा लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, महिलाओं को केवल और केवल राइट्स था, वो भी लिमिटेड राइट्स था, महिलाओं को राइट्स नहीं था राइटिंग टू वोट। ठीक है, ध्यान रखना, भारत एक इकलौता देश बना जब आज़ाद हुए हम, संविधान हमारा लागू हुआ, जहां पर सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या बोलना चाह रहा है वो कि भाई ये बात याद रखना भाई, आगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की कार्य प्रक्रिया। तो अगर हम यहां से कार्य प्रक्रिया देखें तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट बैठक है वो कब आती है, 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट बैठक संविधान सभा की कब बैठती है, 9 दिसंबर 1946, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। बी केयरफुल। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो टोटल कितने मेंबर ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, हमने एक टेम्परेरी हेड का बात किया, दैट मीन्स अस्थायी अध्यक्ष बनेगा जो उस पूरी सभा को कंट्रोल करेगा। तो उसके नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं, टेम्परेरी हेड हैं, वो कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से लिया है, वो हमने फ्रांस से लिया है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, सेकेंड मीटिंग कब आ रही है, 11 दिसंबर 1946 में, ठीक 2 दिन के बाद। और इसमें अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि परमानेंट थे। यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट हेड। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। बी केयरफुल, यहाँ से आपको प्लीज ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी में प्रॉब्लम हो जाती है आपको। ठीक है, थर्ड मीटिंग देखें तो थर्ड मीटिंग आती है 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये डेट सारी इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिएगा। तो थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 में जब आई तो इसमें क्या हुआ, पंडित नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया और किसने पेश किया। ध्यान से सुन लेना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया और किसने
पेश किया। तो यहाँ पर हमें पता है कि थर्ड मीटिंग में जो 13 दिसंबर 1946 में बैठी थी या कंडक्ट हुई थी, उसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। ठीक है, अब क्या होता है आगे, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा संविधान का दार्शनिक तथा मूल सिद्धांत, फिलॉसफी एंड उसका प्रिंसिपल, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कि भाई जब हम भारत के लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या फील करेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स में बोला गया कि वो भारत की जो फिलॉसफी है और जो भारत का मूल सिद्धांत है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम भारत के संविधान में, ऐसा उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की गई। अब 22 जनवरी 1947, ध्यान रखना डेट, में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा स्वीकार कर दिया गया, बाद में प्रस्ताव बना। ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया था उसका प्रस्तावना में जोड़ा गया, हाँ जोड़ा गया। कब इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया, तो वो डेट इंपॉर्टेंट होगी क्या, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आगे, संविधान सभा को भारत का पहला संसद कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि पहला संसद किसको बोला गया, संविधान सभा को बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बोला गया, जिसमें हमने दो बॉडी देखी, दो बॉडी बनी इसमें। पहली थी संविधान सभा और दूसरी थी लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी को बोलते हैं विधायिका संस्था। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी इसके जो प्रमुख थे, जो इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थोड़ा फैक्ट है, याद रखना। और जो हमारी विधायिका थी, लेजिस्लेटिव बॉडी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके जो प्रमुख थे, उसके जो हेड थे, वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जो कि भारत की फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी बाद में बने थे। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं कई बार कि यार संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, कौन परमानेंट है, कौन आपका टेम्परेरी है। ठीक है, आगे वो बोला लेजिस्लेटिव हेड, यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रॉब्लम उस एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, तो फिर यहाँ पर ये थोड़ी डेट है, याद रखना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बैठती है। और पहला जो आम चुनाव हुआ, फर्स्ट आम चुनाव वो कब हुआ भारत का, लोकसभा का, 1951 से 52 तक, 1951 से 52 तक। आई होप ये आपको डेट कंफर्म हुआ होगा। अब यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया क्या, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी केयरफुल, यहाँ पर ध्यान देना। संविधान सभा के द्वारा जो नेशनल फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट, बी अटेंटिव। क्या बोला मैंने कि नेशनल फ्लैग को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। दूसरा, नेशनल सॉन्ग, इसको कब किया गया, जनवरी 24 1950। एंथम, नेशनल एंथम जो राष्ट्रीय गान होता है, तो ये 24 जनवरी 1950। अगेन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं वो भी जनवरी 24 1950 में बनते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, 3 तारीखें आपको याद रखनी है। क्या, 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 में आपका क्या क्या आ रहा है, सॉन्ग आया, एंथम आया और प्रेसिडेंट का पोस्ट आती है। ठीक है, और जो नेशनल फ्लैग था ये कब आ रहा है आपके पास, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चले, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आपका जो भी फीडबैक होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। अब आता है प्रारूप समिति, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। जस्ट वेट, ठीक है। हम देखते हैं अब ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को हम प्रारूप समिति बोलते हैं। कई बार ना वो प्रारूप समिति को प्रारूप समिति ना लिख करके हिंदी में ना ड्राफ्टिंग ही लिख देता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कब बैठती है,
29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एक हेड बना और अदर मेंबर रखे गए। ठीक है, तो यहां पर मेंबर कितने हैं आपके पास? 6 मेंबर और एक हेड। तो हेड कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और जो अदर 6 मेंबर थे वो कौन कौन थे? N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर K मुंशी, अलाडी कृष्णम स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, N माधव राव, जिसको बाद में BL मित्तर के द्वारा रिप्लेस किया गया, TT कृष्णमचारी, जिसको DP खेतान के द्वारा रिप्लेस किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन सभा में जो भी आपके पास संविधान सभा थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें सबसे पढ़े लिखे आदमी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके बाद सेकंड नंबर पर आता BN राव का नाम, जो कि इस सभा के क्या थे? सलाहकार थे। ठीक है, तो प्लीज़ आप फील करना उस सभा को जिसमें दुनिया के क्या भारत के सबसे बड़े पढ़ने वाले व्यक्ति बैठे हैं, और जितने भी राजनेता थे सबकी अलग अलग विचारधारा के बावजूद अलग अलग सोच थी, और हर कोई अपने लेवल पर इंटेलेक्चुअलिटी की बात करता है। ठीक है, तो क्या रही होगी वो सभा, तो ये आपको अब फील करना है। ठीक है, अदर कमेटी, कुछ अन्य कमेटियां भी थी, जिसमें आता है पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उनका पहला नाम क्या है? यूनियन पावर, संघीय शक्ति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान। ठीक है, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे कौन? पंडित नेहरू। फिर आता है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के पास जिम्मेदारी दिया गया प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का, जो भी प्रादेशिक संविधान समिति है उसके अध्यक्ष बनाएगा कि भाई आप देश के अंदर में जितनी भी रियासतें हैं उनको जोड़ो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल जी ने की। आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बनता है क्वेश्चन कि जब राजेंद्र प्रसाद जी की बात आ रही है, तो आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो जब अध्यक्ष की बात आती है तो स्टीयरिंग एंड रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी इन्हीं को दी गई। ठीक है, सिंपल ना। चले आगे। अब 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, इसमें क्या होता है कि जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, तो वह संविधान को स्वीकार करती है। बी केयरफुल, यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो वह है आपके पास तारीख है क्या? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या क्या था, क्या मेंशन था? तो उसके अंदर में था आपके पास, ठीक है, क्या था? 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट और प्रेम्बल। बी केयरफुल, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट और एक प्रेम्बल। और कितने मेंबर ने इसको साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन में? 284, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गया था ना। बाद में प्रेम्बल को संविधान में बाद में जोड़ा गया, क्योंकि वो बाद में स्वीकार हुआ था ना। 22 याद आ रहा ना? प्रेम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड। संविधान स्वीकार होने के बाद प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर वो बोल दे स्टेटमेंट बना के PCS लेवल पे एग्जाम में कि क्या संविधान के अंदर में जो प्रस्तावना था उसको पहले एड ऑन किया गया था? नो। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाकर दिया, ये पूरी तरह से देश में लागू हो गया और भारत क्या बना? एक गणराज्य, रिपब्लिक स्टेट बन गया इंडिया, रिपब्लिक। ठीक है, ध्यान रखना कि हमने 26 जनवरी ही 1929 ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी हमने कब? लाहौर अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का था, जनवरी 26, 1929। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि जो 26 नवंबर है, प्रतिवर्ष भारत में
किस दिवस मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। ठीक है, संविधान सभा ब्रिटिश द्वारा तय संस्था है। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं है एक संप्रभुत्व या आजाद संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पर बनाई गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पर बनाई गई थी। संविधान सभा के सलाहकार एडवाइजरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिप्टी हेड, तो 2 डिप्टी हेड बने, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। आई होप ये आपको कुछ बेसिक समझ में आया होगा, जो प्रक्रिया थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे चल रहा है, क्या क्या कैसे बना, कैसे नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है और बना है, अनुसूचियां। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जब देश का संविधान सौंपा गया, देश में लागू हुआ, तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अब कितनी है? 12। तो 12 भी एड ऑन की गई। तो यहाँ पर अनुसूचियां देखें, अगर हम पहली अनुसूची में देखें, अनुसूची फर्स्ट, शेड्यूल फर्स्ट, तो उसमें आता है राज्य में उसका संघीय क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट इज टेरिटरी। ठीक है, नंबर 2 पेंशन वेतन भत्ते, शेड्यूल 2 में क्या आएगा? वेतन पेंशन भत्ते। अब इसमें किस किस का आएगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली ऑफ स्टेट, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग। यहां पर ध्यान रखना, जस्ट वेट, ठीक है। अनुसूची 3 इसमें आती है शपथ, ओथ। अब शपथ किस किस की होगी? यूनियन मिनिस्टर, जो मंत्री बनते हैं सरकार में, एमपी, एमएलए, स्टेट मिनिस्टर, कैग एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, यहां पर अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ आती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। वेतन भत्ते का जो जरूर जिक्र है शेड्यूल 2 में, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अनुसूची 3 में। ठीक है, अनुसूची 4 में चले, राज्यसभा में राज्यों व संघीय क्षेत्रों में सीटों का बंटवारा, दैट मीन्स अलोकेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड ड्यूटीज। भाई राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो आपको पता है कि राज्य से निकल के आते हैं, और जो संघीय स्टेट है वहां से निकल के आते हैं। ये जो प्रोविजन दिया गया है वो कहाँ पे है? वो आपका अनुसूची 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूची 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरियाज। जो भी हमारे देश के शेड्यूल एरिया होंगे, ठीक है, जो भी हमारे देश के शेड्यूल एरिया होंगे उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है उनका, तो इसका जो प्रोविजन है वो कहाँ पर दिया गया है? वो अनुसूची 5 में दिया गया है। ठीक है, अनुसूची 6 यहाँ पर लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल स्टेट, जो भी हमारे देश के जनजातीय क्षेत्र हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो अनुसूची 6 में है। तो उसमें भी कौन कौन से स्टेट है? मेनली असम, सभी नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसका कीवर्ड क्या हुआ? एएम टीएम। जैसे सुबह होती है ना, एएम होता है, और शाम होती तो पीएम होता है, तो पीएम की जगह पे आप टीएम लिख लो। ठीक है, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम। ठीक है, तो एम फॉर मिजोरम है, प्लीज मणिपुर मत लिख देना, बस ध्यान रखना, एम फॉर जस्ट मिजोरम। ठीक है, अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो कौन से आर्टिकल में है ये बात? ठीक है, तो आर्टिकल 244 के अंतर्गत 244 के अंतर्गत हमने ये बात की है। ठीक है, अब आता है 7, अनुसूची 7। इसमें क्या आएगा? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। राज्य में संघ में शक्तियों का बंटवारा अक्सर होता है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया हुआ है? शक्तियों का डिवीजन किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज पावर है। कहाँ कहाँ पर? 3 जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट की है, एक की है यूनियन में, एक की है स्टेट में, और तीसरी की है कॉन्करेंट समवर्ती सूची में। तो अगर हम बात करें कि जो संघीय सूची है उसमें अभी कितने सब्जेक्ट हैं? वो 100 हैं, और जब मुख्यतः ओरिजिनली थे तो 97 थे।
अब स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 61 है, ओरिजिनली 66 थे। कॉन्करेंट समवर्ती सूची में कितने हैं? वर्तमान में 52 हैं, और ओरिजिनली कितने थे? 47 थे। ओरिजिनली की जब मैं बात कर रहा हूं, ये वो बात होगी जब संविधान सभा को सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूची 8, इसमें आएगा लैंग्वेज, भाषा। ओरिजिनली कितनी भाषा थी? 14, अब कितनी है? 22। तो मतलब हमारे देश के अंदर में कितनी भाषा का एड ऑन हो रहा है? बी क्लियर, 8 भाषा का एड ऑन हुआ ना। कब कब होती है 8 भाषा का एड ऑन? देखते हैं। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967, यहां पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा जोड़ी? सिंधी। तो टोटल कितनी भाषा हो गई तब? 9। फिर यहां पर देखो 71, इस 7 को धर ले लो। 71 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1992, ठीक है। तो जो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, हमने वहां पर 3 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, कोंकणी में, ठीक है, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर 92, ये 92 उधर देखो, सिंपल है याद करने का तरीका ना, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें 7 यहाँ ले लो, 71, 92 पूरा 92 इधर ले लो, 2003, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? हमने 4 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और ये पूछे भी गए हैं। तो 92 में क्या हो रहा? 2023 में 4 भाषाएं, 71, 92 में आपकी 3 भाषा, ठीक है। और 96 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेंडमेंट 2011 में क्या हो रहा है? जो हमारी पास उड़िया भाषा है, उड़िया, इसका नाम चेंज किया गया और क्या बोला उसको? उड़िया बोला। उड़ीसा की भाषा है, ठीक है, तो इसको हमने उड़िया बोला। फिर आता है आपके पास 9th अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इसमें आता है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया। भारत के संविधान में जो सबसे पहला अमेंडमेंट होता है तो वो होता है 1951 में, और तब प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वहां पर क्या हुआ? इस अमेंडमेंट में 9 अनुसूची को जोड़ा गया, जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया, जिसके अंदर में हमने क्या रखा? सबसे पहले लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, और दूसरा प्रोपोजल रखा हमने कि अदालतों में किसी भी लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु ध्यान रखना, परंतु अप्रैल 24, 1973, बी केयरफुल, केशवानंद भारती केस आ गया यहाँ पर, के बाद चुनौती दे सकते हैं। तो यह है ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, इसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसने क्या बोला था सब पहले कि भाई हम कोर्ट में ना किसी भी मैटर को या किसी भी लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन बोला गया केशवानंद भारती केस, ये डेडलाइन तैयार रखना, अप्रैल 24, 1973 के बाद हम किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। 10 अनुसूची लिखेंगे नेक्स्ट 10, इसमें आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, आया राम गया राम वाली जो कहानी होती है ना, नेता है कभी इधर कभी इधर, तो उनसे बचने के लिए भी कानून आता है, जिसको हमने अनुसूची 10 में जोड़ा, इसको हमने बोला है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। यह है ना, सदस्य जो होंगे एमपी या एमएलए के अयोग्य करार हेतु, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो आपके पास 10वीं अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे डेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची, ठीक है, यहां पर हमने क्या जोड़ा? पंचायत, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायतों की शक्ति में उसकी क्या जिम्मेदारी, ठीक है। तो इसको कौन सी अनुसूची में रखा हमने? 11 में रखा, शेड्यूल 11 में। और इसको कब जोड़ा गया? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में इसको जोड़ा गया। ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1992 में, और तब पंचायत का प्रोविजन रखा गया, और इसमें हमने टोटल कितने सब्जेक्ट देखने होते हैं पंचायत में? 29 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कि पंचायत 29 बिंदुओं पर काम कर सकती है, ठीक है। अनुसूची 12, यहाँ पर आता है म्युनिसिपैलिटी,
पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये होता है ना, तो उनकी शक्ति है वो, ठीक है। उसको हमने कौन सी अनुसूची में मेंशन किया हुआ है, 12 में किया हुआ है, और उसको कब जोड़ा गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हमने इसको जोड़ा गया, और इसमें टोटल 18 विषय को रखा जाता है। मतलब जो भी आपकी नगर निगम, नगर पंचायतें होती हैं वो कुल मिलाकर के 18 बिंदुओं पर काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक जानने की कोशिश की थी कि भाई क्या है प्रोविजन। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने लेकर आएंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हमने अलग अलग देशों से कॉन्सेप्ट लिए हैं। हम जनरली क्या बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है, ठीक है। ये बात सही है, क्योंकि हमने अलग अलग देशों के कानूनों को पढ़ा है कि कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, ताकि हमारे देश में वो कमी ना रहे, ठीक है। तो सबका अपना मानना हो सकता है। आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक होगा आप उसको ज़रूर दीजिएगा, और क्लास को कंटिन्यूटी में रखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बैच से जुड़ने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।